Bismillahirrahmanirrahim. Students, we are studying chapter 3, General Science Simon class. This chapter is about human transport system. Components of transport system were discussed. Structure of heart and blood vessels, it was discussed. And today, the third component of circulatory system, that is heart. We are to start with this third component of circulatory system. If any student has any question, you can ask. जो पहले हमने टॉपिक पढ़े हैं उनसे रिलेटेड किसी और बच्चे का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। ओके बेटे, आज हम ब्लड का लेसन जो है, ओके, ब्लड का टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। बॉडी ऑफ द अडल्ट बताया कि इसमें 5 लीटर्स ऑफ ब्लड होता है, तकरीबन 5 लीटर ब्लड जो है वो अडल्ट बॉडी के अंदर होता है। और ब्लड जो है इसमें सिर्फ रेड कलर्ड लिक्विड, ये सिर्फ रेड कलर्ड लिक्विड नहीं है, ठीक है। ये ब्लड को आप सिर्फ ये ना समझें कि ये रेड कलर का जस्ट एक लिक्विड है, ये लिविंग टिश्यू है। और जस्ट अब एक ड्रॉप भी अगर इसका लेते हैं तो इसके एक ड्रॉप के अंदर तकरीबन 5 मिलियन सेल होते हैं। ब्लड का एक कतरा भी अगर हो उसमें तकरीबन 5 मिलियन, अब 1 मिलियन 10 लाख का होता है तो 5 मिलियन मीन 50 लैक्स के 50 लाख सेल जो हैं वो एक खून के कतरे के अंदर मौजूद होते हैं। अब ब्लड के कंपोनेंट्स कौन कितने हैं? 4 पार्ट्स हैं ब्लड के, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। उसके बाद प्लाज्मा, ये चौथा हिस्सा है। ये रेड ब्लड सेल्स हों, वाइट ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स, ये ब्लड सेल्स कहलाते हैं, ठीक है। और जो सेकंड कैटेगरी है दैट इज प्लाज्मा। ओवरऑल इनको कंपोनेंट्स को काउंट किया जाए तो ये 4 हिस्से बन जाते हैं, इन सेल्स को अलग हम काउंट करें तो। अब हम पहले देखते हैं रेड ब्लड सेल्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स इन द ब्लड जो हैं दे आर रेड ब्लड सेल्स। मोस्ट ऑफ द सेल्स क्यों कहा? क्योंकि ज्यादातर तादाद में रेड ब्लड सेल्स ही होते हैं, बाकी थोड़े होते हैं। अब हर एक रेड ब्लड सेल की शेप कैसे है, जैसे आप देख रहे हैं डायग्राम में, हर सेल जो है वो राउंड होता है। इसकी दोनों जो सरफेसेस होती हैं होलोड आउट, ठीक है। दोनों सरफेसेस कैसी हैं? होलोड आउट। होलोड आउट मीन कि जैसे उभरी होती हैं, बाहर को उभरी होती हैं। शेप जो है वो बाइकनकेव डिस्क कहलाती है। रेड कलर इज कॉज्ड बाय केमिकल, यानी ब्लड का जो रेड कलर है वो किस वजह से होता है? ये इस केमिकल जैसे ओके एक पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर है वो रेड होता है। एंड दिस इज द प्रोटीन कंबाइंड विद आयरन, आयरन जिसके अंदर होता है, ठीक है। ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन प्रोटीन है जिसमें आयरन होता है। एंड इट इज व्हाट लेट्स द रेड ब्लड सेल्स कैरी ऑक्सीजन। याद रखें कि ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल्स में जो ऑक्सीजन को कैरी करने की सलाहियत होती है वो इसी प्रोटीन की वजह से होती है, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से होती है। जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। मैच्योर रेड ब्लड सेल्स शुरू में होते हैं, मैच्योर रेड ब्लड सेल्स में नहीं होता। जब न्यूक्लियस जो है वो मुकम्मल सॉरी रेड ब्लड सेल्स जो है, रेड ब्लड सेल जब मुकम्मल हो जाता है, साइज इसका पूरा हो जाता है, उसका न्यूक्लियस खत्म हो चुका होता है, which means they have a short life of about 100 days. तकरीबन 100 days 120 days ये इनकी लाइफ होती है रेड ब्लड सेल्स की। डेड सेल्स जो हैं दे आर ब्रोकन अप इन द लिवर, कि जो रेड ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं उन्हीं को डेड सेल्स का नाम दिया। उनकी लिवर में जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। अबाउट 200 मिलियन जो रेड ब्लड सेल्स हैं दे डाई एंड रिप्लेस एवरी डे। एवरेज आपको बताई गई है कि हर रोज तकरीबन 200 मिलियन रेड ब्लड सेल जो हैं वो बनते हैं
और ख़त्म भी होते हैं। तो न्यू रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं ये कहाँ बनेंगे? बोन मैरो के अंदर। ये बोन मैरो क्या होती है? स्पॉन्जी पार्ट जो होता है ना बोन का, जो सेंट्रल पार्ट होता है बोन्स का, जो पोरस सा होता है, स्पॉन्जी सा, उसे बोन मैरो कहते हैं। तो उस बोन मैरो के अंदर ये बनते हैं, विच फिल्स द सेंटर ऑफ द लार्जर बोन्स। ठीक है, जो बड़ी हड्डियां हैं उनका सेंट्रल रीजन क्या है? पोरस सा होता है, स्पॉन्जी सा होता है, जिसे बोन मैरो कहते हैं। तो ये रेड ब्लड सेल्स बोन मैरो के अंदर बनते हैं। अब बाकी सेल्स की तरह जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं इनमें सेल मेम्ब्रेन होती है, लेकिन जो मेम्ब्रेन है रेड ब्लड सेल्स की ये इलास्टिक होती है। ठीक है, रेड ब्लड सेल्स की मेम्ब्रेन बाकियों से कैसे डिफरेंट है? ये इलास्टिक होती है, इसमें इलास्टिसिटी पाई जाती है, मींस कि ये स्ट्रेच हो सकती है। एंड दिस अलाउज द सेल टू चेंज शेप एज इट मूव्स थ्रू नैरो ब्लड कैपिलरीज। बारीक बारीक ब्लड के कैपिलरीज हैं, उनके अंदर से जब सेल पास हो रहे होते हैं उनकी शेप चेंज हो सकती है। एक तरह का स्क्वीजिंग सा प्रोसेस होता है। तो स्क्वीजिंग, आपको मालूम है कि जिस चीज को भी स्क्वीज किया जाए उसको कंप्रेस किया जाता है और उसकी शेप चेंज होती है। तो रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं इनकी भी शेप चेंज हो सकती है, क्योंकि इनकी जो सेल मेम्ब्रेन है वो क्या है? इलास्टिक है। इन 1 मिलीमीटर क्यूब ऑफ ब्लड करीबन 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। 1 मिलीमीटर क्यूब अगर ब्लड हो तो उसमें 5 मिलियन रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। यानी इतनी ज्यादा तादाद होती है। ये तादाद जो आपके यहाँ लिखी है आप इसी को काउंट करें। वैसे ये तादाद वीमेन में और मेन में डिफरेंट होती है। मेल्स के अंदर जो इसकी तादाद है ये तकरीबन 5.5 मिलियन होती है, यानी 5.5 मिलियन। 5.5 मिलियन मेल्स में, जबकि फीमेल्स में 4.5 मिलियन होती है, 4.5 मिलियन। तो ये एवरेज आपको देगी है 5 मिलियन। मेन जॉब ऑफ रेड ब्लड सेल्स क्या है? जिसमें पहले भी बात हुई कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना लंग्स से टू द एवरी सेल ऑफ द बॉडी। लंग्स से हवा ऑक्सीजन को लेना है और जिस्म के हर सेल तक पहुंचाना। जैसे इसे को भी ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी वो डेड हो जाएगा, ज्यादा देर वो सर्वाइव नहीं कर पाता। उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स। एनीथिंग अबाउट रेड ब्लड सेल्स? No, sir, everything is clear. जल्दी रिस्पॉन्ड किया करें टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ टाइम। अच्छा, मेन जॉब आपको बताया गया रेड ब्लड सेल्स का क्या था? ऑक्सीजन गैस को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम लंग्स टू एवरी सेल ऑफ द बॉडी। आपकी तरह मेंटल प्रेजेंस को मैं चेक करना चाहता हूँ। आप हाथ खड़ा करेंगे जिस बच्चे से मैं पूछूंगा क्वेश्चन वो बताएं। हाउ मच ब्लड इज फाउंड इन अडल्ट मेल्स? हाथ खड़ा करें। अभी मैंने बताया है कि मेल्स के अंदर ब्लड कितना होता है और फीमेल्स में कितना होता है। अमीमा, ईमान, रिजवान, 5 million. दोबारा। Sir, 5 million. ईमान सर जी। Yes, sir. Sir, men's में 5.5 million होता है और women's में 4.5 million. हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ये तादाद होती है। अब कंपेरेटिव यानी थोड़ा सा फर्क होता है, और एवरेज जो इनकी बनती है वो 5 मिलियन जैसा यहाँ पे आपके मेंशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन अगर आपने ये टॉपिक गौर से सुन लिया है, समझ लिया है, तो आप आंसर दे सकते हैं हर क्वेश्चन। बट नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इन 1 mm क्यूब ऑफ ब्लड। 1 mm क्यूब जो ब्लड का है
उसमें कितने रेड ब्लड सेल्स होते हैं? हाथ खड़ा करें। 1 mm³ मिलीमीटर क्यूब ब्लड का। उसमें रेड ब्लड सेल्स कितने? ईमान रिजवान। आवाज क्लियर नहीं आई। ओके, ये वर्दा बताएगी, वर्दा मलिक। मेरी आवाज आ रही? सर एक बार रिपीट कर दें। बड़े, मैंने पूछा है कि 1 mm³ जो ब्लड है उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स कितने होते हैं? वेरी सिंपल क्वेश्चन है। सर 5 मिलियन। बड़े, अभी मैं बताकर हटा हूँ। 5 मिलियन, 5.5 मिलियन मेल्स में और 4.5 मिलियन फीमेल्स में। एवरेज वैल्यू ऑफ 5 मिलियन कह सकते हैं। उसके सर बाद आपकी आवाज ही क्लियर नहीं आ रही। आवाज मेरी क्लियर नहीं है? नो सर, योर वॉइस ओके, वो बच्चे का अपना कट रही है। सर योर वॉइस इज क्लियर। क्लियर, ओके। और बेटे, जिसको आवाज कट कर सुनाई दे रही है, आपके अपने नेटवर्क का इशू है, इधर से आवाज सही जा रही। नेक्स्ट, white blood cells. Several types of white blood cells are there, and each type has a different shaped nucleus. And on average, white blood cell जो है about twice as big as red blood cells. ठीक है, रेड ब्लड सेल्स से तकरीबन साइज में डबल होते हैं, और इनके डिफरेंट इनमें से हर एक के अंदर जो है वो डिफरेंट शेप्स के न्यूक्लियाई होते हैं। न्यूक्लियस की प्लूरल है न्यूक्लियाई, सेंट्रल रीजन जो होता है सेल का। और इसकी डिफरेंट आपको टाइप्स का बताया गया है। हाँ, यहाँ पे एक बात ये देखो कि रेड ब्लड सेल्स में आपको बताया गया था उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनके अंदर न्यूक्लियस होता है। एंड ऑन एवरेज बताया कि व्हाइट ब्लड सेल जो है इट इज अबाउट ट्वाइस एज बिग एज अ रेड ब्लड सेल, साइज में भी उससे डबल है। तो चूंकि इनमें बताया कि न्यूक्लियस है, तो व्हाइट ब्लड सेल्स कैन लिव फॉर लॉन्ग टाइम। जिसमें रेड ब्लड सेल्स में आपने देखा तो कैसे 120 डेज, 100 to 120 डेज एज होती है, लिमिट होती है उसकी। तो उसके बाद वो सर्वाइव नहीं कर पाते बल्कि नए बन जाते हैं। तो व्हाइट ब्लड सेल्स की तादाद कितनी बताई गई आपको? 6000 व्हाइट ब्लड सेल्स जो हैं, ठीक है, 6000 व्हाइट ब्लड सेल्स ये 1 mm³ ब्लड के अंदर होते हैं। 1 mm³ ब्लड में कितने होते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स? 6000। या 6000 व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स का काम क्या है? और इनका फंक्शन याद रखें, दे डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट डिजीज। बीमारियों के खिलाफ जो है बॉडी को डिफेंड करते हैं। एंड दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द लुक आउट फॉर हार्मफुल बैक्टीरिया। इनका काम क्या है? हमेशा ढूंढते ही रहते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया को, विच दे डिस्ट्रॉय बाय एनगल्फिंग देम। उसके बाद फिर जब मिल जाते हैं उनको निगल कर खत्म कर देते हैं, या फिर रैपिंग देमसेल्व्स अराउंड देम। ठीक है, या तो उनको ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं? सर कैन प्लीज रिपीट? बेटे, सर दे फाइट against bacteria and help to defend the body disease. दो तरीके बेटे बताए गए कि कैसे वो बैक्टीरिया को कंट्रोल करते हैं। पहली बात ये कि उनको खा जाते हैं, ठीक है, और डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डिस्ट्रॉय कर देते हैं बैक्टीरिया को बाय एनगल्फिंग। और एनगल्फिंग कैसे? रैपिंग देमसेल्व्स अराउंड देम। उनके यानी आस पास क्या करते हैं? उनकी रैपिंग कर देते हैं, उनको कवर कर लेते हैं और खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट है कि once this has happened, the white blood cells जो हैं they can live only for a few days,
ठीक है, इसके बाहर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो ज़्यादा दिन सर्वाइव नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर पॉइजन्ड बाय द बैक्टीरिया दे हैव कैप्चर्ड। जिन बैक्टीरिया को उन्होंने कैप्चर किया होता है उनके जरिए उनकी पॉइजनिंग हो चुके, पॉइजनिंग यानी पॉइजनिंग इफेक्ट है बैक्टीरिया का, पॉइजनस इफेक्ट हो जाएगा, इस वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। और फिर बाद में क्या होता है, दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन लुक आउट फॉर हार्मफुल बैक्टीरिया। हमेशा ऐसे जो देने वाले बैक्टीरिया हैं तो ये कॉन्स्टेंट लुकआउट के में मतलब उसको उनको तलाश करते रहते हैं। और आगे आपको ये बताया गया था कि दे डिस्ट्रॉय बाय एनगल्फिंग देम, रैपिंग देमसेल्व्स अराउंड देम, उनके इर्द गिर्द जो है वो रैपिंग कर लेते हैं बैक्टीरिया के गिर्द और उनको खत्म कर देते हैं। वंस दिस हैज हैपेंड, बताया कि वाइट ब्लड सेल्स कितना रह सकता है, सिर्फ चंद दिन। वजह क्या बताई मैंने, दे आर पॉइजन्ड बाय द बैक्टीरिया दे हैव कैप्चर्ड, कि जो बैक्टीरिया उन्होंने कैप्चर किए होते हैं उनकी वजह से उनके अंदर पॉइजनिंग इफेक्ट होता है, पॉइजनस इफेक्ट। येलो पस which comes from an infected wound, it is dead white blood cells that have been poisoned by the bacteria that cause infection। जिन बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन होती है उन्हीं बैक्टीरिया को खत्म करने के दौरान ही वाइट ब्लड सेल्स खत्म हो जाते हैं और इन्हीं की वजह से वो पस बनती है, जख्म वाली जगह जो पस सी बन जाती है। तो किस वजह से बनी, बैक्टीरिया की वजह से, और वाइट ब्लड सेल्स जो उन बैक्टीरिया के अगेंस्ट लड़ते हुए मर गए, खत्म हो गए। हाँ जी, क्लियर है यहाँ तक चीजें? यस सर। कुछ वाइट ब्लड सेल्स जो हैं एंटीबॉडीज भी पैदा करते हैं। यस सर हमारी क्लास में कोई एक बच्चा है, आई थिंक सो फाहद इमरान 601 आई थिंक सो आ रहा है। फहद इमरान, फहद इमरान बड़े, अगर कोई और कोई बच्ची किसी आईडी के साथ है तो वो बता सकती है कि मैं अपने भाई की आईडी के साथ हूँ, यही हूँ। एनी हाउ जस्ट मुझे बता दिया करें, इन्फॉर्म कर दिया करें कि हमें इस आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं। हाँ जी बेटे, जो चीजें हमने वाइट ब्लड सेल्स के बारे में बताई आपको, एक बताया कि दे डिस्ट्रॉय बैक्टीरिया बाय एनगल्फिंग देम, और दूसरा तरीका क्या है बैक्टीरिया को खत्म करने का, जो दूसरा तरीका है वो है एंटीबॉडीज प्रोडक्शन। ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स एंटीबॉडी पैदा करते हैं, और ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये फिर किल कर देते हैं जर्म्स को एंड चेंज द पॉइजनस केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय जर्म्स इनटू हार्मलेस सब्सटेंसेस। यानी दो तरह के काम हुए इनके, एक काम ये हुआ कि इन्होंने जर्म्स को खत्म किया, और दूसरा काम इनका क्या है कि उन हार्मफुल बैक्टीरिया ने जो सब्सटेंसेस बनाए थे उनको, उन सब्सटेंसेस को क्या करना, बट उनको चेंज कर देना, चेंज कर देना पॉइजनस केमिकल्स को। Some antibodies जो हैं they remain in the blood for months or even years after they have helped you recover from a disease। किसी भी बीमारी की वजह से जो आपकी बॉडी में स्टिमुलेशन हो जाती है एक दफ़ा, तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन शुरू हो जाती है। अब एंटीबॉडीज मौजूद होंगे बॉडी में, बेशक उसको जो है वो ये इंसिडेंट काफ़ी अर्सा पहले का हुआ वो फिर भी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। अच्छा, उसके बाद while they are there they help to stop you catching the disease again। while they are there, बताया कि जब ये मौजूद हैं आपके ब्लड में तो ये आपको कोई बीमारी नहीं होने देंगे। उसके बाद हैं प्लेटलेट्स।
प्लेटलेट्स जो है ये बहुत स्मॉल होते हैं साइज में, ठीक है, साइज में ये बहुत ही स्मॉल होते हैं प्लेटलेट्स। ये सेल फ्रेगमेंट्स हैं विच आर मेड इन द बोन मैरो। ये भी जो हड्डियों का जो सेंट्रल पार्ट होता है, जो पोरस सा होता है, स्पॉन्जी सा होता है, ये भी उसके अंदर बनते हैं। तो तादाद क्या तकरीबन 250,000 यानी 2,50,000 प्लेटलेट्स जो हैं। हाँ जी, कितने सेल्स बताया मैंने? प्लेटलेट्स कितने होते हैं एक mm³ में? 250,000. 250,000 प्लेटलेट्स। यस 250,000. यस, बताया कि ईच प्लेटलेट जो है इट हैज अ स्टिकी मेम्ब्रेन। हर प्लेटलेट की मेम्ब्रेन कैसी होती है? स्टिकी सी होती है। तो अब उसका फायदा क्या होगा? स्टिकी मेम्ब्रेन, प्लेटलेट्स की मेम्ब्रेन Sir, स्टिकी, they help to seal the word by बड़े आपस में जो है अटैच हो जाते clothing the हैं और blood. ब्लड क्लॉट बना देते हैं, ब्लीडिंग स्टॉप करते हैं। प्लेटलेट्स हेल्प टू सील वोन्ड्स बाय क्लॉटिंग द ब्लड। ठीक है, वोंड वहां पे जम जाता है। क्लॉटिंग इज व्हेन द ब्लड गोज सॉलिड नियर द वोंड। जख्म के करीब जो ब्लड खुश्क हो जाता है उसको क्लॉट कहा जाता है। हाँ, एनीथिंग अबाउट प्लाज्मा, सॉरी प्लेटलेट्स? सर आप दोबारा रिपीट कर देंगे कि क्लोथिंग क्या चीज है? क्लॉटिंग, ब्लड Clotting. क्लॉटिंग का बेटा मैंने बताया, क्लॉटिंग होती है खून के लोथड़े बन जाना। ठीक है, लोथड़े से, अब वो लोथड़े बनते कैसे हैं, क्लॉट्स बनते कैसे हैं? जो प्लेटलेट्स हैं, आपने देखा ना कि इनके जो मेम्ब्रेन क्या स्टिकी सी होती है, तो ये जख्म वाली जगह पर ये क्लॉट आपस में मिलकर क्लॉट्स के अंदर आपस में मिलकर क्लॉट बनाते हैं। और क्लॉट क्या करता है, जिस जगह से जख्म वो ब्लीडिंग हो रही हो ये उसको स्टॉप कर देते हैं। अच्छा, ये तो आपको प्लेटलेट्स के Okay, बारे sir. में बताया गया। उसके बाद में प्लाज्मा, ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का जिसको हम प्लाज्मा कहते हैं। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स जो हैं वो इसी प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करते रहते हैं, इन्हें से मूव करते रहते हैं। प्लाज्मा मोस्टली जो है ये वाटर होता है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं डिसॉल्व्ड इन इट। ठीक है, ज्यादातर तो ये पानी है, इसमें और चीजें भी डिसॉल्व होती हैं। दिस इंक्लूड मैनी फूड केमिकल्स। ठीक है, बाकी चीजें क्या क्या हैं, काफी ज्यादा है। इतने में फूड केमिकल्स शामिल हैं जिसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड। ठीक है, ग्लूकोज होता है, प्लाज्मा के बारे में हम बात कर रहे थे कि ये लिक्विड पार्ट है ब्लड का। रेड ब्लड सेल्स हैं या वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं वो इसी प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करते हैं। यस सर जी बोलिए। सर आज हम पेज नंबर 25 तक ही करेंगे। हाँ जी बेटे, ये प्लाज्मा ताकि आज हम करेंगे। ठीक है सर। तो वाइट ब्लड सेल्स या रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो इसी प्लाज्मा के अंदर फ्लोट करते हैं। प्लाज्मा वाटर है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस जो हैं वो डिसॉल्व होते हैं, यानी ज्यादातर ये पानी है, इसमें बाकी चीजें डिसॉल्व फॉर्म में पाई जाती हैं। अब बाकी चीजें क्या क्या हैं ये मैं आपको बता रहा था। इसमें फूड केमिकल्स हैं जिसमें ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स, विटामिन एंड मिनरल सॉल्ट्स, ये सारी चीजें मौजूद होती हैं। प्लाज्मा में हार्मोन्स भी होते हैं। प्लाज्मा जो है इसमें हार्मोन्स भी होते हैं। अब हार्मोन्स क्या हैं? बड़ी हार्मोन्स प्रोटीन के बने हुए केमिकल्स होते हैं जो कि केमिकल मैसेंजर्स कहलाते हैं। बॉडी के अंदर पैगामात को, इंस्ट्रक्शंस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना, ये हार्मोन्स का काम है। इसे इनको केमिकल मैसेंजर्स कहा जाता है। एज वेल एज वेस्ट केमिकल्स, इसके अलावा
कुछ बेकार केमिकल्स भी होते हैं। अब इसका काम क्या है प्लाज्मा का? बड़े सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से, खुराक की ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है वो वापस लंग्स तक इसी प्लाज्मा के जरिए आती है, प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व होकर आती है। एंड अनदर वेस्ट प्रोडक्ट जो है दैट्स कॉल्ड यूरिया फ्रॉम द लिवर टू द किडनीज। ठीक है, ये काम है इनके। कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल बता दिया, उसके बाद यूरिया का जो है वो भी बताया, लिवर से किडनीज तक पहुंचाना ब्लड को ताकि उसकी फिल्ट्रेशन हो सके। वन ऑफ दीज जो है ये है फाइब्रिनोजन। ठीक है, प्लाज्मा में भी जो है वो प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स भी होती हैं, जिनमें से एक का नाम आपको बताया गया फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग करवाना। ठीक है, ब्लड को क्लॉट होने में मदद देना, ये फाइब्रिनोजन का काम है। सो सीलिंग अप अ वुंड, जब क्लॉट बन जाता है तो जख्म की जैसे सीलिंग हो जाती है कि जख्म बंद हो जाता है और मजीद ब्लीडिंग नहीं हो पाती। अदर ब्लड प्रोटीन्स जो हैं इनमें एंटीबॉडीज हैं जो कि पहले भी डिस्कस हुई हैं, एंड विच हेल्प टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट जर्म्स। ठीक है, एंटीबॉडीज क्या करती हैं? जरासीमों से हमारी बॉडी को महफूज रखती हैं। और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि व्हेन ब्लड इज स्पन रैपिडली इन अ मशीन, जिसको हम सेंट्रीफ्यूज कहते हैं, कि उसके अंदर अगर ब्लड को डालकर तेजी से उसको घुमाया जाए तो क्या सेंट्रीफ्यूज के अंदर अगर ब्लड को डालें और उसको तेजी से घुमाएं तो क्या होगा? ऑल सेल्स एंड प्लेटलेट्स जो होते हैं दे सिंक टू द बॉटम ऑफ द ट्यूब, वो ट्यूब के नीचे बैठ जाते हैं। पेल येलो प्लाज्मा जो है इट कैन बी सीन क्लियरली, जो प्लाज्मा होगा पेल येलो से कलर में वो ऊपर नजर आएगा। यस बेटे, एनी क्वेश्चन? हार्मोन्स एक बार फिर बता देंगे? हार्मोन्स बेटे मैंने आपको बताया कि ये प्रोटीन के बने हुए केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं और ये ग्लैंड से प्रोड्यूस होते हैं, जिन्हें हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, उनको पैदा करती हैं। और ये हार्मोन्स ब्लड में शामिल हो जाते हैं, डायरेक्टली जहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है वहां से ही ब्लड में शामिल हो जाता है, और ब्लड के जरिए ये हार्मोन्स जो होते हैं ये डिफरेंट प्लेसेस तक जाते हैं। वैसे याद रखें कोई भी हार्मोन है तो वो हर बॉडी सेल तक पहुंचता है। हर बॉडी सेल्स तक हार्मोन्स पहुंचते हैं और बॉडी सेल्स जो हैं इन हार्मोन्स के मुताबिक अपने अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। बट क्वेश्चन पूछ सकते हैं? सर क्या आप हार्मोन्स के स्ट्रक्चर को दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? मुझे समझ नहीं आई। हार्मोन्स का मैं बता देता हूँ। जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी टेक अटेंडेंस। किसी और बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो इस दौरान सोच सकते हैं। सिर्फ 14 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इस वक्त ज्वाइन किया है क्लास को। जैसे कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। जैसे मैंने उससे पूछा जी पूछें। ओके सर, आप हार्मोन्स के स्ट्रक्चर को दोबारा एक्सप्लेन कर सकते हैं? अच्छा मैं कर देता हूँ। Okay, actually I was taking your attendance that now I have taken. हाँ जी, आप पूछें क्वेश्चन दोबारा। कौन सा हिस्सा आपने रिपीट करवाने का कहा? सर प्लाज्मा में क्या चीज? सारी चीजें? सर प्लाज्मा में नहीं, सर प्लाज्मा में
हाँ मैंने पूछना था कि सर प्लाज्मा हमारी कौन सी मतलब प्लाज्मा हमारे कहाँ पर बाकी बच्चे म्यूट रहेंगे। आपका क्वेश्चन है कि प्लाज्मा हमारी बॉडी में कहाँ होता है? कहाँ होता है? अच्छा अच्छा सही, ब्लड के अंदर बेटे। जो ब्लड है, ब्लड के अंदर या तो ब्लड सेल्स होते हैं या फिर प्लाज्मा होता है, या ब्लड सेल्स हैं या फिर प्लाज्मा है। ब्लड सेल्स जैसा यहाँ पे आप बेटे म्यूट हो जाएं। ऑल शुड बी म्यूटेड। और ये 3 किस्म के सेल्स होते हैं, ये जैसा आप देख रहे हैं। ये वाइट ब्लड सेल्स की आपको जो टाइप्स का बताया गया कि वाइट ब्लड सेल जो है वो एनगल्फिंग का प्रोसेस कैसे करता है, ये आपको यहाँ पे 3 स्टेप्स में एक्सप्लेन किया गया है। सेल्स तो आपको बताया गया ना 3 किस्म के होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं। ये आपको एनगल्फिंग का प्रोसेस समझाया हुआ है वाइट ब्लड सेल्स का। ये देखें बैक्टीरिया मसला साइड पे आया है, यहाँ पे ये शो किया है। उसके बाद अगले स्टेप के अंदर नेट का थोड़ी इशू ना हो। हाँ जी, ये देखें ये बैक्टीरिया साइड पे आया था। अगले स्टेप में वही बैक्टीरिया देखें, उसके बाहर जो सेल मेम्ब्रेन है वो इनविजिलेट कर रही है और उसको यूं फोल्ड करके इसने अंदर छोड़ देना है, यहाँ पे ऐसे। तो ये एनगल्फिंग का प्रोसेस आपको वाइट ब्लड सेल्स का शो किया गया है। इसके अलावा प्लेटलेट्स जो होते हैं वो आपस में मिलकर ब्लड क्लॉट बना देते हैं। अटेंडेंस हो गई, आप क्वेश्चन मजीद पूछ सकते हैं। यस सर मेरे पास भी क्वेश्चन है। पूछें पूछें। सर क्या आप चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 की वर्कशीट्स गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर रहे हैं? 2 और 3 ये तो पहले मैं कर चुका हूँ। सर दोबारा जो चेक। आप हमें रीडिंग से देते थे, थिंक वो अच्छा वर्कशीट्स की बात की, बाकी जो है इजाफी सर उसके पास देख जितनी पहले हुई हैं वो देख लें, क्लास में हाँ विजिबल ही होंगी। तो मजीद में जो है वो